आज हमारे साथ एक कथक डांसर, एक कथक टीचर रुचि सांघी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं। कथक का सफर तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। 4 साल की एज से मैंने सीखा है। लेकिन आपको कब लगा आपको बहुत प्यार हो गया है कथक से और आप लाइफ लॉन्ग कथक के साथ रहना जब आप इतने बचपन से कोई आर्ट फॉर्म सीखते हैं, दैट आर्ट फॉर्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डीएनए, आपके ब्लड में फ्लो करने लगता है। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा प्रोफेशनली, और मैं भी चाहती थी कि कहीं जाके मैं प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर सकूं, लेकिन यहाँ मुझे कोई कथक स्कूल नहीं मिला और उस जमाने में बिल्कुल भी नहीं था कोई कथक सिखाने वाला। घर पे ही कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर मैं सिखाना शुरू करती हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस रहेगी और बेटी भी सीख लेगी। हाँ, कि जब आपने शुरू किया, अपने स्कूल खोलने का आपके मन में विचार आया, तो आपके सामने कुछ चैलेंजेस आए? ऑफ कोर्स, ज्यादातर लोग या तो भरतनाट्यम को जानते हैं या फिर बॉलीवुड को जानते हैं। कथक में ऐसा कुछ नहीं है कि हर फैमिली को अपना बच्चा भेजना ही है कथक सिखाने। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि बहुत बड़ा स्कूल हो, तो 2-4 स्टूडेंट से घर में ही शुरू कर दिया और फिर वो कब बढ़ता गया उसका मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, क्योंकि यूज करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन क्या इसकी कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज हैं जो कि सबको नहीं पता और आप बताना चाहेंगे? जी हाँ। एक सेट ऑफ मूवमेंट्स है, आपके हाथ चल गए, पैर चल गए, और जब आप इसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं तब आपको समझ आता है कितनी कॉम्प्लेक्स रिदमिक मैथमेटिक्स है पीछे। अच्छा। कथक का एक ग्रंथ है, वो सब उस रूल बुक को फॉलो करते हैं, और जो हम पैरों से ध्वनि निकालते हैं उसको हमारे शास्त्रों में नाद कहते हैं। नाद वो साउंड है जो यूनिवर्स पहचानते हैं। तो जो हमारे नृत्य शैलियां पहले थी, इनका पर्पस था कनेक्टिंग विद द सुप्रीम पावर एंड विद द यूनिवर्स। सो दे आर वे मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट। मोदी जी जब आए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों बार हमने उनके लिए परफॉर्म किया है। आपका स्कूल इतने साल, आई थिंक 20-25 साल पुराना है, तो आपके कहीं ऑस्ट्रेलियन अचीवमेंट्स भी रहे होंगे। कोलैबोरेट करके एक डांस किया था ओपेरा हाउस में। उसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे के लिए भी हमें ओपेरा हाउस ने इनवाइट किया था। अच्छा। तो मैं थोड़ी अच्छी एक अचीवमेंट मानती हूँ। वैजयंती माला जी के जमाने से ले लीजिए, और आज तो आप सोचिए माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय हैं, जी हाँ, ये सब की सब जितनी भी ये एक्ट्रेसेस हैं, ये बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग बेस है क्लासिकल डांस। तो ऑस्ट्रेलिया में अब काफी रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, कथक को लोग जानने लग गए हैं और उनको इंटरेस्ट आ रहा है कथक देखने में। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर इंडियन ट्रेडिशनल डांस एज वेल। नमस्कार, स्वागत है आपका चाय चैट्स विद जया में। आज हमारे साथ एक कथक डांसर, एक कथक टीचर रुचि सांघी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो कि देश से दूर कथक डांस की एक पहचान बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से उनके इस सफ़र की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो नमस्कार रुचि जी, आप हमें ये बताइए कि आपका कथक का सफ़र कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? कथक का सफर तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। जब मैं बहुत छोटी थी, तो 4 साल की एज से मैंने सीखा है। अच्छा। क्योंकि क्लासिकल डांस में कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो जनरली बहुत बचपन से ही आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेनिंग है। हाँ जी। तो 4 साल की एज से मैंने सीखा है। तो पहले मैंने दिल्ली में एक गुरु मेरे घर आते थे, फिर कथक केंद्र में बिरजू महाराज जी के इंस्टीट्यूट में थी मैं, रेबा विद्यार्थी जी के अंडर। अच्छा। और पंडित राजेंद्र गंगानी की क्लास में भी थी वहाँ। और उसके बाद बॉम्बे हम लोग मूव हो गए, तो वहाँ मेरे गुरुजी थे श्री गोपी कृष्ण जी, जो बहुत बड़े फेमस कोरियोग्राफर थे उस जमाने के और कथक डांसर थे। हाँ जी। तो तब से शुरू हुआ। हाँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने, मैं यहाँ पे आई 1999 में। हाँ। और 2001 में मैंने आपने शुरू किया, स्टार्ट किया। लेकिन जब आप छोटी थी, आपने कथक सीखना शुरू किया, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको वहाँ ले गए होंगे, लेकिन आपको कब लगा कि कथक, बस आपको बहुत प्यार हो गया है कथक से और आप लाइफ लॉन्ग कथक के साथ रहना चाहते हैं? कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसे क्षण जब आपको लगा हो कि मुझे तो कथक हमेशा ही करना है? जब आप इतने बचपन से कोई आर्ट फॉर्म सीखते हैं, तो दैट आर्ट फॉर्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डीएनए। इट्स ऑलमोस्ट जैसे आपके ब्लड में फ्लो करने लगता है। तो ऐसी कभी कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि कभी छोड़ना है। लेकिन इंडिया रहते हुए मैं इसको एज अ प्रोफेशन मैंने नहीं लिया था। हाँ। मतलब उसको मैं डांस करती थी हॉबी की तरह, बचपन से इतने 20-25 साल सीखा भी, और अपने ट्रूप के साथ गुरुजी के वहां पर डांस करती थी, लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि इसको मैं प्रोफेशन बनाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। पर यहाँ आने के बाद मैंने सोचा प्रोफेशनली, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 9 महीने की थी, और मैं भी चाहती थी कि कहीं जाके मैं प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन यहाँ मुझे कोई कथक स्कूल नहीं मिला, और उस जमाने में बिल्कुल भी नहीं था कोई कथक सिखाने वाला। तो फिर मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ी हो जाएगी बेटी, और इसे कौन सिखाएगा। हाँ। तो मुझे लगा कि अभी कुछ और काम भी नहीं है, तो एक
कुछ घर पे ही कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर मैं सिखाना शुरू करती हूँ, इस तरह से मेरी प्रैक्टिस रहेगी और अच्छा, बेटी भी सीख लेगी। हाँ हाँ, तो इस तरह से शुरू हुआ और कोई उसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि इसको स्कूल बनाना है, बहुत बड़ा करना है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी बेटी के सिखाने के लिए आपने शुरू किया। बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आपने शुरू किया और जब धीरे धीरे आपने अपने स्कूल खोलने का आपके मन में विचार आया, तो आपके सामने कुछ चैलेंजेस आए या कम्युनिटी ने आपको बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और सब कुछ स्मूथली हो गया? चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे पहले तो कथक बहुत कोई वेल नोन डांस फॉर्म नहीं है। ज्यादातर लोग या तो भरतनाट्यम को जानते हैं या फिर बॉलीवुड को जानते हैं। जी हाँ। कथक एक नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस है और जिस तरह भरतनाट्यम उनके कल्चर का पार्ट है, इस तरह कथक में ऐसा कुछ नहीं है कि हर फैमिली को अपना बच्चा भेजना ही है कथक सिखाने। तो उस तरह से बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जिनको जानकारी थी कथक के बारे में। जी हाँ। और फिर उस जमाने में मतलब 2001 तक तो यहाँ इमिग्रेशन इतने इंडियन नहीं थे। हाँ। इतने लोग भी नहीं थे। हाँ, तो हाँ। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि बहुत बड़ा स्कूल हो, तो 2-4 स्टूडेंट से घर में ही शुरू कर दिया और फिर वो कब बढ़ता गया उसका मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि द ओनली फोकस वाज कि मुझे सिखाना है और खुद भी प्रैक्टिस रखनी है अपनी। तो उसमें इतना पता ही नहीं चला कि कब बढ़ गया, कब वो स्कूल बन गया। रुचि, जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्लासिकल इंडियन डांस है, नॉर्थ इंडियन डांस है और इसमें लय, ताल और अभिव्यक्ति मेन थिंग होती है। साथ ही बहुत ज़्यादा कथक को हम यूज़ करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। लेकिन क्या इसकी कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज़ हैं जो कि सबको नहीं पता और आप बताना चाहेंगी? हाँ, देखिए हम लोग और स्पेशली आज के ज़माने में जो हम किसी भी नृत्य को या किसी भी आर्ट फॉर्म को लेते हैं बहुत सुपरफिशियली, ऊपरी तौर से कि एक सेट ऑफ मूवमेंट्स है, आपके हाथ चल गए, पैर चल गए और एक एंटरटेनमेंट है, तो है ही कथक में। पर इसके अंदर मतलब जब आप इसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं तब आपको समझ आता है कितनी कॉम्प्लेक्स रिदमिक मैथमेटिक्स है पीछे। अच्छा। तो जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 16 मात्रा की साइकिल्स होती हैं, 10 मात्रा की साइकिल है, 5 मात्रा की साइकिल है, 13 मात्रा की साइकिल है। तो उन साइकिल्स पे ही बेस्ड होती है हमारी सारी कॉम्पोजिशन। लेकिन ये मैथमेटिकली इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जैसे 16 मात्रा की आपकी साइकिल है, लेकिन आप उस पर तिहाई बिठाते हैं। तिहाई का मतलब ट्रिपलेट। तो अगर आप वैसे डिवाइड करें 16 को 3 से, तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन जब हम नाचते हैं तो हम उस 16 के अंदर वो तिहाई को बिठा देते हैं ऑर्गेनिकली अपने बॉडी के थ्रू। अच्छा। तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स के, और इस तरह से हम जैसे कई तालें बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे 13 मात्रा की ताल यूज करते हैं। तो 13 का आधा क्या हुआ? 6.5। फिर उसका आधा। तो इस तरह से जैसे हम दुगुन और फिर चौगुन में जाते हैं, मतलब डबल स्पीड, 4 टाइम स्पीड पे जाते हैं, तो हम उतनी मात्राएं मात्राओं में नृत्य करते हैं। तो अगर आप वैसे उसको डिवाइड करने की कोशिश करें, आपके पास हमेशा रिमाइंडर बचेगा, क्वार्टर मात्रा आएगी, उसकी भी आधी आएगी। तो लेकिन जब आप नृत्य करते हैं तो वो आप उसको बिठा रहे हैं उसके ऊपर रिदमिकली। तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि जब हमारे पास स्टूडेंट शुरू में आते हैं तो वो ज्यादातर पेरेंट्स का ये इंटेंशन होता है कि कुछ नाच लें, कुछ थोड़ा बहुत स्टेज पे परफॉर्म कर लें। पर जब वो इस फॉर्म को बहुत डीपली जानना शुरू करते हैं तब उनको समझ आता है कि सतह पे बहुत कम है लेकिन अंडरनीथ बहुत डीप है। और इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी दूसरी जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जितने भी हमारे नृत्य शैलियां हैं हमारी इंडिया की 7, जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, जितने भी नृत्य हैं हमारे, उनका जो ओरिजिन है, जैसा हमारा माना जाता है, कथक का एक ग्रंथ है। जैसे हमारे ग्रंथ हमें पता है रामायण और महाभारत, इसी तरह से ग्रंथ है जो भरत मुनि ने लिखा है सेंचुरीज पहले, जिसको कहते हैं नाट्य शास्त्र। और जितने भी हमारे क्लासिकल 7 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के जितने भी रूल्स हैं, वो सभी रूल्स नाट्य शास्त्र में लिखे हैं। तो हालांकि ये फॉर्म्स बहुत अलग अलग दिखते हैं देखने में, जैसे जब हम उनको प्रेजेंट करते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन मतलब उनका जो वो दिखते हैं वो अलग है, लेकिन
अंडरनीथ सेम रूल्स अप्लाई होते हैं सभी ऑल साथ में सभी सातों में, जैसे मुद्राएं, हस्त मुद्राएं सेम है, आपका दृष्टि भेद है, आपका गति भेद है, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, वो सब उस रूल बुक को फॉलो करते हैं जिसको भरत मुनि ने इतनी सेंचुरीज पहले लिखा था, जिसे हम नाट्य शास्त्र बोलते हैं। और जो हम पैरों से ध्वनि निकालते हैं, जो अब हम घुंघरुओं के साथ, जो सिर्फ घुंघरू नहीं, जो हमारे पैर जब जमीन को छूते हैं और जो वो थाप आती है, उसको हमारे शास्त्रों में नाद कहते हैं। और जो नाद है, इट्स नॉट जस्ट अ साउंड, इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल साउंड, इट्स अ कॉस्मिक साउंड। तो कहते हैं नाद वो साउंड है जो यूनिवर्स पहचानता है। तो नाद जो है ये कनेक्ट होती है यूनिवर्स से। तो जो हमारे नृत्य शैलियां पहले थी, इनका पर्पस था कनेक्टिंग विद द ग्रेटर सुप्रीम और सुप्रीम पावर एंड विद द यूनिवर्स, कि आपकी जो आपकी रिदम है वो यूनिवर्स की रिदम से मैच हो जाए। तो ये पर्पस था, और ये सिर्फ एक पर्सनल चीज होती थी, एक पर्सनल डायलॉग था एक डेवटी और उनके इष्ट के बीच में। लेकिन धीरे धीरे फिर ये कोर्ट रूम में आ गया, और फिर धीरे धीरे डेवलप होकर एक एंटरटेनिंग फॉर्म भी बन गया। लेकिन जो इसकी शुरुआत है वो वहां से हुई थी। तो जो हम लोग मतलब जो शास्त्रों में मानते हैं कि जब शिव, हमारे जो भगवान शिव हैं, जब उन्होंने तांडव किया था, जब उन्होंने तांडव किया तो बहुत हजारों लाखों तरह के उन्होंने मुद्राएं और पोजेस क्रिएट किए थे, और उन्हीं पोजेस से हमारे सारे शास्त्रीय नृत्य जो हैं और योगा जो है, इन सब का जो जन्म हुआ है वहीं से हुआ। तो so they are way more than what we expect them to be. It's not just a superficial dance form. ये नहीं है कि आप कुछ movements नाच रहे हैं। Very good. तो ये so much of science behind. I hope कि आपके स्टूडेंट्स को भी ये नॉलेज आपसे मिल रही होगी, तो they think deeply about डांस, की डांस के साथ कैसे हमें सुप्रीम पावर के साथ जुड़ना है, उस तरफ ध्यान रहता होगा उनका। क्योंकि शुरुआत का जो शुरू में जब आते हैं लोग, तो उनका एक ही चार्म होता है कि हम स्टेज पे नाचें और अच्छे से नाच सके। लेकिन जब धीरे धीरे इस फॉर्म को डीपली जानते हैं, तो फिर उनका कनेक्शन बढ़ता जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बताया आपने, जो कि मैं सोचती हूँ हर किसी को नहीं पता कि जो ये डांस है इसका एक ही स्रोत है, एक ही सोर्स है जहाँ से सारे इंडियन क्लासिकल डांस निकले हैं। और योग जो अब आज वर्ल्ड फेमस है, जिसको इंडिया ने दिया है पूरी दुनिया को, योगा जो है, योग और हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि कथक में भी इवन जो हम तत्कार करते हैं, जो फुटवर्क है, वो प्राणायाम का एक तरह से उसका रिक्रिएशन है कि आप एक तरफ से उठाते हैं, दूसरी तरफ छोड़ते हैं, फिर वहां से उठाते हैं, फिर दूसरी तरफ छोड़ते हैं। सो इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ यू डू योर प्राणायाम। कि आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो खाली इंडियन बैकग्राउंड से आ रहे हैं या दूसरे बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, और किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, या आप डिफरेंट एज ग्रुप और एडल्ट्स क्लासेस भी लेती हैं? तो पहले बैकग्राउंड की बात करूंगी। ज्यादातर बच्चे इंडियन बैकग्राउंड या जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, सिर्फ इंडिया से नहीं है, जैसे फीजी से बहुत हैं, क्योंकि फीजी में भी हमारे इंडियन बहुत बसे हुए हैं, बहुत पहले से। फीजी से हैं, सिंगापुर से हैं, हांगकांग इंडियंस हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, तो श्रीलंका, इन सब जितने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ज्यादातर बच्चे वहाँ के बैकग्राउंड से हैं। और कुछ जैसे एक फ्रेंच स्टूडेंट रही है मेरी, जो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, रशियन स्टूडेंट रही है। इस तरह से बहुत थोड़े दूसरे बैकग्राउंड से भी आते हैं। लेकिन हमारा मतलब अब मैं चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व, तो यहाँ के वो लोग भी आए और वो भी समझे डांस फॉर्म को, पर अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट बैकग्राउंड। उसके लिए मुझे लगता है कि जैसे अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन बैकग्राउंड से, वो अपने क्लासमेट्स को लेकर आए कि अगर स्कूल में कई परफॉर्मेंसेस होती हैं कि हम इस फंक्शन में एक इंडियन डांस परफॉर्म करेंगे, एंड दे कैन ब्रिंग देयर फ्रेंड्स फॉर कथक डांस, फॉर अ स्मॉल डांस। तो उस हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलियंस का आपके साथ जुड़ाव हो सकता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मेरी बेटियां स्कूल में डांस करती थी तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें उनके साथ न्यूजीलैंडर्स थी उस समय जब हम लोग न्यूजीलैंड में थे, तो दे परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिवाली फंक्शन। तो that way you can join Australian in your group, कि वो एक बार अपने स्कूल के फंक्शन के लिए आपके पास आए और फिर धीरे धीरे उनको पता चले कि कथक डांस क्या होता है, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगी।
मतलब हमारी कोशिश रहती है, जैसे हम लोग सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं परफॉर्म करते। आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में बहुत सी एग्जीबिशंस की ओपनिंग की है हमने, और अभी भी आर्ट गैलरी में जाकर हमने एक हम पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसकी ओपनिंग। तो बहुत ऑडियंस है, मतलब मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन, लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबा कमिटमेंट है। जैसे हमारी जो नृत्य शैलियों को सीखने में कोई जो इंस्टेंटली आप एक दो गाने नहीं सीख सकते, आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और काफी टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तब जाकर तो वो उस तरह का कमिटमेंट लाना अभी तक थोड़ा सा मुश्किल रहा है। हालांकि मतलब जब भी उन्होंने वॉच किया, they have loved it, but I'm hopeful कि डेफिनेटली हो जाएगा, जहाँ चाहा है वहाँ रहा तो निकल ही आएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि मैंने देखा कि आपके स्कूल्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। मैंने आपके इंस्टाग्राम पेजेस पे देखा, फेसबुक पेजेस पे देखा, जो कि रुचि सांघी डांस कंपनी के नाम से आपका पेज है, तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं आपके स्कूल की। कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो कई होंगे वैसे तो। वैसे तो हमारे मतलब हम लोग जो ये प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़े स्केल के म्यूजिकल्स होते हैं। पहला हमारा देवदास था। अच्छा। और उसके बाद अनारकली, अभी 3 शोज हमने किए हैं पिछले दिनों से, पिछले 2 सालों में। तो वो बहुत ही पॉपुलर हुए, क्योंकि वो हम फिल्म की तरह बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रिप्ट और ओरिजिनल म्यूजिक के साथ बनाकर उसको बहुत ही ग्रैंड स्केल पे प्रेजेंट करते हैं। और अब नया शो भी आ रहा है पासवा, तो वो तो है ही हमारे जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि दे आर लाइक आवर बेबीज, वी हैव क्रिएटेड देम फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन जो 2 परफॉर्मेंसेस हमेशा हमारे लिए बहुत यादगार रहेंगी, वो है मोदी जी जब आए हैं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो दोनों बार हमने उनके लिए परफॉर्म किया है। तो पहली बार तो हमने गणेश स्तुति से उनका स्वागत किया था, और दूसरी बार भगवत गीता का एक छोटा रिक्रिएशन, भगवत गीता का जो सार है वो हमने किया था उनके लिए। वेरी गुड। तो वो 2 परफॉर्मेंसेस सबसे यादगार जो रहेंगी। और उस समय आपको लगा होगा दैट्स द थिंग यू वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट डे। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अपने इंडियन ट्रेडिशनल डांस काफ़ी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो अब जब आप एज ए टीचर अपने स्कूल में डांसेस सिखाती हैं, तो आप प्योर ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करती हैं, या ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखकर कुछ मॉडिफिकेशंस भी उसमें लाती हैं? तो जब हम सिखाते हैं तो हम पूरी तरह से रूल बुक के हिसाब से ही सिखाते हैं, क्योंकि आप चाहे किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन आप डांस के अंदर कंटामिनेशन नहीं कर सकते। जी हाँ। और वैसे भी जो ये नृत्य शैली हमारी इवॉल्व तो हो ही रही है समय के साथ। जैसे कथक, पहले कथक था ही नहीं, भरतनाट्यम वाज द ओनली फॉर्म जो मंदिरों में पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे कोर्ट्स में आया, फिर घुंघरू बंधे, फिर उसमें चक्कर डले, जैसे व्हर्लिंग डर्विशेस ऑफ टर्की से चक्कर आए। तो इस तरह से ऑलरेडी ये डांस मॉडिफिकेशन धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो किसी भी आर्ट फॉर्म को आप ऐसे स्टेशनरी स्टैटिक पानी की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि उसका मूव होना, उसका फ्लो बहुत जरूरी है। तो उस तरह की मॉडिफिकेशन आ रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जहां तक हो सके उसमें कोई कंटामिनेशन ना करें, प्योरिटी से सिखाएं। जैसे हमारे गुरु ने पास डाउन किया है, उससे हम कंटामिनेट करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम कोलैबोरेशंस काफी करते हैं। तो जैसे फ्लेमेंको डांस फॉर्म है, वो कहते हैं कि वो लोग मानते हैं कि कथक डांसर्स ही थे फ्लेमेंको डांसर्स, जो जिप्सीज थे इंडिया के, जो नोमैड्स थे। वो लोग जब स्पेन गए तो वो अपने साथ कथक को ले गए, और रास्ते में उन्होंने और इन्फ्लुएंसेस पिकअप कर लिए, और इस तरह से वो फ्लेमेंको बन गए। तो उनके साथ हमने काफी कोलैबोरेशन किए, क्योंकि बहुत आसान है, रिदमिकली बहुत सिमिलर है, तत्कार सिमिलर सी है। जैसे हम तत्कार पे जोर देते हैं, उनका भी फुटवर्क बहुत जोरदार। जैसे हम लोग पढ़न देते हैं, हम ऐसे हाथ से ताली से, तो वो लोग पामर्स करते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, अगेन वेरी सिमिलर टू कथक। तो उनके साथ काफी कोलैबोरेशन किए। कुछ कोलैबोरेशन हमने बेली डांसर्स के साथ भी की हैं, और हम मतलब उसको नए फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, while keeping the sanctity of the dance. We try not to ruin the dance form itself, because फिर उसके बाद कोई, क्योंकि कहीं तो सीमा आपको रखनी पड़ेगी, तो कोई सीमा नहीं है, वो तो फिर वो कथक नहीं रहेगा। हाँ, तो कथक रहते हुए और उसमें और चीजें जो सिमिलर हैं उनके साथ कोलैबोरेट हम करने की कोशिश करते हैं। That's a nice लेकिन प्योरिटी को चेंज नहीं करते हैं कि आप उसका समय रिदमिक प्योरिटी चेंज कर दें या कुछ और बना दें। That's good. कथक तो कथक रहता है, लेकिन कोलैबोरेशन होता रहता है, तो that's nice। तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता होगा। चेंज फ्रेमवर्क के बीच में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वैसे ही जैसे मैं कह रही हूँ कि डांस फॉर्म तो इवॉल्व होते ही रहेंगे।
तो अब आपको ऑस्ट्रेलिया में इतना लंबा सफ़र हो गया कथक का, आपका स्कूल इतने साल, आई थिंक 20-25 साल पुराना है, और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स भी होंगे। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हैं तो आपके कई ऑस्ट्रेलियन अचीवमेंट्स भी रहे होंगे, तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, मतलब हम बहुत लकी रहे जर्नी में। जैसे ओपेरा हाउस पे हमने 2 परफॉर्मेंसेस की हैं। एक तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया आया था इंडिया से, वहाँ इंडियन सब डांसर्स इंडिया से आए थे, हर रीजन से। जैसे पुंगचोलम डांसर्स थे असम से, इस तरह से उड़ीसी डांसर्स का एक था इंडिया से, तो उनके साथ हमने एक कोलैबोरेट करके एक डांस किया था ओपेरा हाउस में। उसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे के लिए भी हमें ओपेरा हाउस ने इनवाइट किया था। अच्छा, तो वहाँ पे हमने एक तरह से ओपनिंग की थी उसकी, तो वो हमारा, उसको मैं थोड़ी अच्छी एक अचीवमेंट मानती हूँ। क्योंकि हर डांसर रिकॉग्नाइजेशन है ऑस्ट्रेलियंस के, और सपना सा रहता है कि ओपेरा हाउस में हम डांस करें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के लिए हमने कई परफॉर्मेंसेस की हैं। जैसे एक एग्जीबिशन थी गॉडेस डिवाइन एनर्जी, उसकी ओपनिंग हमने की। फिर वो लोग एक एग्जीबिशन राजस्थान से लेकर आए थे, राजपूत। अच्छा। तो जिसके लिए उदयपुर के महाराज ने अपनी सारी पर्सनल कलेक्शन उनको दी थी, तो उसकी ओपनिंग हमने की है। और अभी रिसेंटली आर्ट गैलरी ने हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसकी ओपनिंग आर्ट गैलरी ने की थी। वेरी गुड। तो इस तरह से वी हैव बीन वेरी लकी। काफी गवर्नमेंट शोज हम करते रहे हैं। टाउन्सविल में जाकर हमें इनवाइट किया था, वहां जाके हमने कुछ शोज किए थे वहाँ के मेडिकल स्कूल के लिए। ओह वेरी गुड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अब काफी रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, कथक को लोग जानने लग गए हैं और उनको इंटरेस्ट आ रहा है कथक देखने में। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर इंडियन ट्रेडिशनल डांस एज वेल। तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैंने देखा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में आजकल लोग बॉलीवुड डांस को बहुत पहचानते हैं, तो आपके पास भी पेरेंट्स और बच्चे आते होंगे जो बॉलीवुड डांस सीखना चाहते होंगे और आप कथक सिखा रही हैं, तो कैसे आप उनको समझाती हैं? हाँ, तो क्या हुआ है, क्योंकि आजकल ये इंस्टाग्राम के जमाने में ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है कि छोटी रील्स, 1 मिनट से ऊपर लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, तो लोग भी चाहते हैं कि हम कुछ जल्दी से सीख लें, उसको स्टेज पे प्रेजेंट कर दें और हम इतने अच्छे लगें, हमारी रील्स बन जाए, पॉपुलैरिटी एंड फेम, इट्स ऑल दैट। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाना कि कितना लंबा जर्नी है। लेकिन व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि जिनको वो देख रहे हैं रील्स पे, या जो हमारी पुरानी हीरोइंस हैं, आप वैजंती माला जी के जमाने से ले लीजिए और आज तक जिनको हम आइकॉनिक डांसर्स मानते हैं फिल्मों में, किनको आप सोचेंगे, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय हैं, पुराने जमाने में हेमा मालिनी थी, वैजंती माला थी, ये सब की सब जितनी भी ये एक्ट्रेसेस हैं, ये बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग बेस है क्लासिकल डांस में। वैजंती माला जी जो थी वो बहुत बड़ी, बहुत ही ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर थी। ऐसे हेमा मालिनी जी जो थी वो ऐसे माधुरी दीक्षित, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कथक डांसर। ऐश्वर्या इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग भरतनाट्यम डांसर। तो जो आप देखते भी हैं कि हम बहुत बढ़िया लगे स्टेज पे और ऐसे बहुत अच्छा लगा, तो उससे पहले आपको एक लंबी साधना करनी पड़ेगी। जी हाँ। आप इसी तरह से, क्योंकि जब आप प्रॉपरली एक फॉर्म को सीखते हैं तो आपका बॉडी इट लर्न्स टू मूव इन रिदम, इट लर्न्स all the complication, like complicated movements, vocabulary आ जाती है आपके अंदर। उस vocabulary के बिना आप जो ये instant वाले भी जो dances हैं वो आप नहीं कर सकते। तो मैं उनको वही समझाती हूँ कि जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जरा आप उनकी बैकग्राउंड देखिए। उन्होंने कुछ बैले, हो सकता है वेस्टर्न डांस फॉर्म किया, बैले किया और कंटेम्प्रेरी, पर 10-10, 12-12, 15 साल की साधना है। तो कोई भी जो नृत्य शैली है वो एक साधना है, उसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि एक गाना मैं सीख लूं और कर लूं और मैं पॉपुलर हो जाऊंगी। क्योंकि ये सभी जो आर्ट फॉर्म है, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन, दोनों का बेस चाहे अलग हो, लेकिन वो फाइनली एक साधना है। आपको उसको साधना की तरह करना। हाँ बिल्कुल। अगर बॉलीवुड डांस बहुत अच्छा करना है तो आपकी फाउंडेशन इंडियन ट्रेडिशनल डांस की, क्लासिक डांस की होनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अच्छा, अभी मैं सोच रही थी कि जैसे कुछ लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, फ्लोरिश करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी, कैसे, कहाँ से वो शुरुआत करें? क्योंकि सब गाइडलाइंस होती हैं, तो कई लोगों को एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आप क्योंकि अब इतनी सक्सेस हो गई हैं, आपने इतनी हार्ड वर्क किया है और दूसरी कंट्री में आके बेस बनाकर और लोगों को कथक के बारे में बताया है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा?
देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया की तो बात कर सकती हूँ। हाँ। क्योंकि अब 25 साल से हम यहीं पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंटेंशन बहुत जरूरी है। आपकी इंटेंशन, अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको एक पॉपुलर रील बनानी है या इंस्टेंट रैट, वो आप नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर यहाँ पे आपको एस्टैब्लिश करना है, तो आप जिस फॉर्म में आपकी मास्टरी है और जिसकी आप साधना कर रहे हैं, आप वो सिखाना शुरू कर दीजिए, चाहे आपके पास 2 बच्चे आए या 3। Very good. Very good suggestion. एंड यू कांट बी इन अ हरी। So, क्योंकि उसमें आपको समय लगेगा। जैसे आपने इतनी लंबा, आपको 15 साल 20 साल उसको मास्टर करने में लगे, ऐसे ही आपको अपने स्कूल को भी मतलब लोगों के सामने अपने टैलेंट को लाने में टाइम लगेगा, आपको समय लगेगा। यू कैन नॉट गिव अप, यू हैव टू हैव पेशेंस। जैसे मेरे स्मॉल स्टेप्स बहुत लंबा टाइम था कि कोई इनकम नाम की कोई खास चीज नहीं थी। यू हैड टू स्टिल परसिवियर। कम स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लोग ट्रेडिशनल नहीं सीखना चाहते, बीच बीच में डिमांड रख देते कि आप बॉलीवुड तो सिखाते नहीं हो, इस तरह। लेकिन आई कुड नेवर लाइक बेंड टू दोज डिमांड्स, और हम चलते रहे। बस आप समझिए कि आपको चलते रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एकदम से कैसे पॉपुलर हो जाऊं। वो जो इम्पेशेंस के साथ आप एक क्लासिकल डांस फॉर्म में एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, और दूसरा ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर फॉर्म। वेरी गुड सजेशन। मेरे को लगता है सबको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के कि स्मॉल बेबी स्टेप से आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे सब कुछ फ्लोरिश होने और ईमानदारी से करिए। जो आपने अपने गुरुओं से सीखा है उसकी प्योरिटी रखिए। ये मत सोचिए अरे आज मेरे पास स्टूडेंट नहीं आ रहे, चलो बॉलीवुड ही सिखा दूं मैं। हाँ, कुछ भी कर दूं, सिर्फ उस समय की, फिर आप अपने टैलेंट को भूल जाएंगे। इमीडिएट उसके लिए कि गेन्स के लिए ये लंबा जर्नी है, वो तो आपको तय करना पड़ेगा। आप एकदम से छलांग लगाकर शायद ना। बहुत बढ़िया। एक और मैं क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मिडिल एज की लेडीज़ होती हैं जो कि सिर्फ हाउसवाइफ हैं या मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हैं, तो पर वो अपने टैलेंट को भूल जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते, लेकिन कुछ सालों बाद जहाँ वो एक खालीपन उनमें रहता है और वो वापस से अपने टैलेंट पर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसे वो क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे वो अपने टैलेंट को भी साथ में रख सकती हैं, अपने पैशन में अगर वो दोबारा आना चाहती हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है जो उनको ज़रूरत है? अगेन जैसे मैंने कहा, बेबी स्टेप। एक तो अपनी रियाज वापस शुरू करें। उसके लिए आपको हो सकता है ऑनलाइन कोई, आपको आजकल तो ऑनलाइन बहुत आपको इंडिया से टीचर्स मिल जाते हैं। आप अपने पुराने गुरु हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए। उनके कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपने को पहले वापस रियाज में डालिए। क्योंकि ये आर्ट फॉर्म हालांकि आपके दिमाग में रहते हैं पर आपकी मसल मेमोरी में नहीं रहते। जब तक आप रियाज नहीं करते आप वापस नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता है आधा घंटा पौना घंटा जो भी आप अपना समय निकाल सके, रियाज शुरू करें धीरे धीरे धीरे। तो जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा रियाज हो गया है अब, और अब मैं शायद इस आर्ट को दूसरों को भी दे सकती हूँ, तब आप फिर सोच सकते हैं स्कूल का या परफॉर्मेंसेस से शुरू करिए। कहीं थोड़ी जो आपको कम्युनिटी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां से परफॉर्म करना शुरू करिए। जब आपका रियाज पूरा हो गया तब मतलब आप उस स्टेज पे पहुंच गए जहां आपने छोड़ा था। जिसको भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपका you have also changed. Stamina आपका बदल गया, energies बदल गई हैं. You are a mother now. When you were a young girl, you had so much time for रियाज. तो उस तरह से मुझे लगता है एक बार पहले अपने रियाज में जाए. और मुझे लगता है जो हमारे आर्ट फॉर्म जैसे मैंने कहा ना, दे आर नॉट सुपरफिशियल, वो आपको रास्ता खुद दिखा भी देते हैं. जब आप वापस उसकी तरफ जाते हैं, यू आर बैक होम एंड देन they will show you the way. Very good, very good. हाँ तो रुचि, आपका जो नया प्रोडक्शन आ रहा है पासबान, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ, तो ये पासबा एक्चुअली हम जैसे मैंने आपको बताया, हमने पहले भी कई प्रोडक्शंस की है. पहला हमारा नॉच गर्ल्स था which was based on the courtesans, और उसके बाद देवदास दी म्यूजिकल जो हमने सिडनी और कैनबरा दोनों में किया था. और फिर अब पिछले 4 साल से हम अनारकली जो हमारी एक प्रोडक्शन थी वो प्रेजेंट कर रहे थे. तो इन सब प्रोडक्शंस में हमने एक कहानी उठाई थी जो बहुत स्टोरी टेलिंग, लेकिन एक कमी हमें महसूस हुई कि इट वाज नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग वुमेन. इसमें जो जितने भी फीमेल सेंट्रिक फीमेल कैरेक्टर्स थे, they were just witnesses to history, but we wanted to create very production with strong women who create history rather than just be witnesses. तो फिर हमने ये पासबा क्रिएट किया. तो ये हमारी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है, अपनी कहानी लिखी है.
जिसमें Very good. बहुत सी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स हैं जो एक Okay. दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ओह दैट्स रियली ग्रेट, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सिस्टर्स, parents, mothers and daughters, Okay. and then strangers who just out of humanity जिन्होंने और लड़कियों को सपोर्ट किया है, तो उस पे बेस्ड है। हालांकि पीरियड ड्रामा है क्योंकि वही हमारी स्पेशलिटी है और हम कथक को यूज करना चाहते हैं, पर इसका जो लैंडस्केप भी हमने कुछ बदला है, राजस्थान में बेस्ड है। ओह वेरी गुड, इट्स अ वेरी कलरफुल लैंडस्केप एंड वी हैव आल्सो ब्रॉट सम फोक डांसेस फ्रॉम राजस्थान। 13 ताली हम पहली बार स्टेज पे दिखा रहे हैं, स्टेज सिडनी की। 13 ताली एक फॉर्म है जिसमें आप अपने बॉडी पे मंजीरे बांधकर, बहुत स्किल्ड फॉर्म है, और फिर मंजीरों से आप राजस्थानी फोक डांस है ये, और बंजारन डांस है। तो ये सब फॉर्म भी हम यूज कर पाए क्योंकि क्योंकि लैंडस्केप राजस्थान का बहुत कलरफुल शो है। और जैसे हमने सिलम्बम यूज किया है, इसमें एक इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है। अच्छा, क्योंकि ये फीमेल वॉरियर्स की भी कहानी है, तो सिलम्बम हमने पहले सीखा और उसके बाद हमारी डांसर्स ने सीख के एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें वो पूरा लाठी के साथ सिलम्बम, वो मार्शल आर्ट वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो लग रहा है। और मैं तो जरूर देखने आऊंगी, और राजस्थान बेस्ड है तो मैं राजस्थान से हूँ तो जरूर इसको देखेंगे। और म्यूजिक भी हमारा ओरिजिनल है, तो बहुत से म्यूजिकल फॉर्म, जैसे हमने राजस्थानी म्यूजिक भी यूज किया है, फोक म्यूजिक, फिर सूफी भी है, उसके अलावा गजल, ठुमरी, ये तो कॉमन है ही कथक के लिए, और टेक्निकल पीसेस, तराना वगैरह। तो मतलब एक पूरा पैकेज मिलेगा सबको। इट्स ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल विद ऑलमोस्ट 80 डांसर्स हैं, टोटल कास्ट इसकी 100 लोगों की है। अरे वेरी गुड, इट साउंड्स वेरी अमेजिंग म्यूजिकल शो। सो और ये कब है? ये है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को नायडा में, और 2 शोज हैं। अच्छा, एक 12 बजे का और एक शाम को 7। हाँ जरूर जरूर, हम तो जरूर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज शोज। एंड रियली रुचि, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपको आज 25 साल हो गए आए हुए ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी आप अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ आप आने वाली जनरेशन को भी इंडियन ट्रेडिशनल डांस सिखाकर उनको अपने कल्चर से जोड़ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी पहचान दे रही हैं आप इंडियन कल्चर को दूर देश ऑस्ट्रेलिया में। उसके लिए भी really very proud of you. Wish you a very happy and successful future for your dance school. And हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप नए नए म्यूजिकल शो लेकर आती रहेंगी और हम सबको देखने का मौका मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यही कहूँगी, हौसले बुलंद हो तो राहें अपने आप बन जाती हैं, और अगर हाथ थाम लें हम हिम्मत का तो मंजिलें अपने आप छुप कर आती हैं। मुझे उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और नए पॉडकास्ट के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपको जया का नमस्कार।